Hello everyone, so here we are starting with the next part of our laws of motion chapter 4 class 11. लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा था. उससे पहले हमने बहुत चीज़ें पढ़ी थी. 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन से होते हैं, 3 कॉमन फोर्सेस इन नेचर, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स और एक स्प्रिंग फोर्स होता है. मैंने आपको बोला था सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन और एक टेंशन फोर्स याद रखो, स्प्रिंग फोर्स टेंशन के बेस पे आ जाएगा. उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला था, जिसमें हमने कुछ ऐसा बोला था कि अगर बॉडी एक रेस्ट पे रहेगा तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, या फिर एक बॉडी मोशन में रहेगा तो हमेशा मोशन में रहेगा. कब तक? जब तक एक बाहर वाला अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता. इसका मतलब कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं कि अ बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन विल ऑलवेज रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट. ये हमने कुछ बचपन में डेफिनेशन देखा था. बट हमने यहाँ पे क्या बोला था कि बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं क्या? बॉडी पे ऐसा है क्या बॉडी पे फोर्सेस एक भी नहीं लग रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, बॉडी पे फोर्सेस तो लग रहे हैं, बट द ओवरऑल फोर्सेस, आई कैन से द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 न्यूटन. मतलब बॉडी पे फोर्स कुछ बॉडी नीचे वेट दे रहा होगा, उसके ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो रहा होगा, कहीं यहाँ से थ्रेड वहाँ से थ्रेड. अगर आपको याद आ रहा है तो हम लास्ट सेशन में बहुत कुछ देखा था. तो वैसे ही अगर कुछ भी हो बट बॉडी इज एट रेस्ट, इसका मतलब बॉडी अगर रेस्ट पे है इतने सारे फोर्सेस लगने के बाद भी, तो भी हम क्या बोलेंगे, बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. सो अगर मुझे फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं और अगर बॉडी एक रेस्ट की बात करते हैं, तो मुझे दिमाग चालू हो जाएगा मेरा कि वो किसकी बात कर रहे हैं, वो हमारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं. अगर एक बीकर में लिक्विड है तो हम ऐसा बोलेंगे कि एक बीकर में लिक्विड है, मतलब यहाँ पे अगर बीकर मूव नहीं कर रहा तो वहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, वहाँ पे फर्स्ट लॉ लगेगा. ठीक है. फिर हमने उसमें एक रिजोल्यूशन भी देखा था. उसमें हमने कुछ ऐसा स्टेप बाय स्टेप मासेस वाला देखा था. कभी स्ट्रिंग यहाँ से टाई कर लिया, यहाँ से टाई कर लिया, उस पर कैसे फोर्सेस लगते हैं, वो सब हमने देखा था. बट ऑल द बॉडी वॉज एट इक्विलिब्रियम. आज के लेक्चर में भी हम कुछ वैसा ही देखने वाले हैं, उसका रिलेटेड कि और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और कैसे कैसे शेप में या फिर और कैसे कैसे वे में ऑब्जेक्ट को हम रख के उस पर न्यूमेरिकल देख सकते हैं कि ऐसा भी होता है. ठीक है. तो हमने लास्ट टाइम टेंशन वाला देखा था कि टेंशन एक ऑब्जेक्ट के नीचे एक ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट था. फिर हमने देखा था कि एक स्ट्रिंग से ऐसे टाई किया, एक स्ट्रिंग से ऐसे टाई किया, उस पर टेंशन या उस पर फोर्सेस कैसे लगेगा. फिर हमने बोला कि अगर दोनों ही स्ट्रिंग से लगा तो कैसे लगेगा ये. और फिर मैंने आपको रिजोल्यूशन सिखाया था कुछ बेसिक वे में कि एक रिजल्टेंट फोर्स होता है, अगर मैंने उसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया, मतलब उस फोर्स को डिवाइड नहीं किया, हमने उसका कंपोनेंट देखा कि अगर हमें इधर x में कितना फोर्स लग रहा होगा और y में कितना लग रहा होगा, फोर्स तो इधर जा रहा है. हेंस हमने क्या बोला था, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, है ना. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही याद रखते हैं, आप भी ऐसे याद रखो, कॉस थीटा, ऐसा कुछ भी सुर लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है. अभी के ये लेक्चर में हम उसी का फर्स्ट लॉ का थोड़ा और एक्सटेंशन देखेंगे, जिसमें हमें और अगर दूसरे ऑब्जेक्ट रहे तो कैसे हम इस पे और कौन से बेस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं. सबसे पहले तो हम देखेंगे वेज वाला, कि अगर जब से अब तक हमने स्ट्रिंग वाला देख लिया, स्ट्रिंग वाले फोर्सेस का देख लिया, अब हम नॉर्मल रिएक्शन पे देखेंगे जहाँ पे स्ट्रिंग भी इंक्लूडेड रहेगा. आई जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू. अब इसको बोलते हैं वेज. इसको क्या बोलते हैं? वेज न्यूमेरिकल, या फिर ऐसे आप वेज याद रखो. अब वेज या फिर इंक्लाइन प्लेन भी बोल सकते हैं. अब हमने बोला इस बॉडी का मास तो m है ना. तो अभी हमने देखा तो हमने बोला यार बॉडी पे मास m है, तो वेट क्या लगेगा, वेट ऐसे लगेगा कि नीचे लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, वेट नीचे लगता है, बिकॉज हम क्या बोलते हैं, वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. हम क्या बोलेंगे, वेट इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना. तो वेट तो लगेगा नीचे. तो मैं वेट बना लेता हूं अच्छे से, mg. अब ये सरफेस पे है, तो सरफेस भी कुछ फोर्स देगा, अदरवाइज ये ब्लॉक तो इधर आना चाहिए था या फिर नीचे गिरना चाहिए था. बट सरफेस क्या देगा इसको, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली इधर देता है, बट हम इधर से सेंटर से बनाते हैं. तो हमने अगर देखा तो इस सरफेस से ऐसा कुछ बनेगा नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम n बोलेंगे, है ना. और हमने क्या किया, इस ब्लॉक को यहाँ पर रखने के लिए, ब्लॉक तो नीचे आ जाएगा, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक ब्लॉक को ना यहाँ से हमने टाई कर दिया. ये ऐसा हमने एक वेज लिया और यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट लाइन से एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया. ठीक है.
तो ये स्ट्रिंग से टाई हो गया। तो अब मुझे इतना समझ में आ गया कि इस बॉडी पे वेट किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। अब यहां से एक स्ट्रिंग से टाई किया तो टेंशन होगा, एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, तो टेंशन को हम क्रॉस बनाते हैं, है ना, या फिर छाता खोल रूल आपको याद है, यहाँ पे बैठ के छाता खोलने का, है ना, जो भी है। सो यहाँ पे आ गया टेंशन, यहाँ पे आ गया टेंशन, ठीक है। अब हम क्या करें, जितना हमें याद है और जितना हमने पहले लेक्चर से पढ़ा है कि द फोर्सेस शुड बी इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस तो यार तुम बोलोगे सर यहाँ पे ये थोड़ा ये अलग भलता फोर्स है, ये भी कुछ भलता फोर्स है, कुछ डिफरेंट स्टाइल में फोर्सेस है, एक डिफरेंट एंगल पे फोर्सेस है, ये भी कुछ एंगल पे फोर्सेस है। अब मेरे को बोल दिया है कि यार ये एंगल थीटा है, वी आर जस्ट सॉल्विंग विद द थीटा सो दैट कि आपको जब फ्यूचर में अगर कोई एंगल भी दे तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओ। वी आर मेकिंग द जनरलाइज इक्वेशन सो दैट इट विल बी इजी। अब इसको सॉल्व करने के, अब तुम बोलोगे सर इसको स्ट्रेट कर दो, है ना, और इसको भी थोड़ा टेढ़ा कर दो, बट इसके ना दो मेथड है सॉल्व करने के। एक तो वही जो नॉर्मल है, हम बोलते हैं कि इसको भी सीधा कर दो, इसको भी सीधा कर दो, इसको एक्स एक्सिस में ला दो और इसको भी वाई एक्सिस में ला दो, तो वो काम हो जाएगा। बट एक दूसरा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम इस वेड्ज को, इस ये जो एंगल जो प्लेन में है, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन मानते हैं। मतलब इसको हम एक्स एक्सिस मानेंगे और इसको हम वाई एक्सिस मानेंगे। इफ यू कैन इमेजिन, ये देखो ये वाई एक्सिस हो गया और ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। सो मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आंसर कैसे आता है ना। सो अगर मैंने इसको देखा तो मैं लिखता हूँ मेरा मेथड होती है वन। अब मेथड वन की बात करते हैं, तो मेथड वन में हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ सो दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। अब हमने मेथड वन में क्या बोला, जो सिंपल है, जो हम पहले से करते हैं, कौन सा वाला, हम बोलेंगे इसका बनाएंगे एफबीडी। तो ये ब्लॉक कुछ ऐसा है ना, तो ये मैंने बोला ये है नीचे डायरेक्शन में वेट mg। हम बोलेंगे यहाँ पे लगा नॉर्मल और यहाँ पे लग गया टेंशन। सो फॉर टाइम भी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ विद द ब्लू so that it will be easily visible for you। अरे यार देते, इसका एक एक्सिस इधर बना एक्स एक्सिस में और ये एक वाई एक्सिस में। इन सिमिलर मैनर अगर इसको देखा तो इसका भी तो दो बनेगा, एक बनेगा इधर और एक बनेगा इसके साथ ही। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या बड़ा बना देता हूँ so that it will be easy for you to understand कि क्या हुआ exactly। अब मेन चीज देखो, अगर ये एंगल थीटा बना तो यहां पे भी कोई तो एंगल थीटा होगा, ऑब्वियसली होगा। अब कौन सा एंगल थीटा होगा, तो देखो एक चीज को समझो। फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन ऐसा है ना एंगल पे, बट मैंने बोला पहले प्लेन सीधा था, तो आपको इमेजिन ऐसे करना है कि पहले प्लेन सीधा था और उसको फिर एंगल पे लिया। तो अगर मैंने पहले बोला प्लेन सीधा था तो हमने बोला नॉर्मल रिएक्शन स्ट्रेट होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बट जैसे ही एंगल पे टेढ़ा हुआ, ये ऐसे कुछ तो हो रहा है, तो हमने बोला एंगल किधर बना नॉर्मल ने, हम बोलेंगे नॉर्म, अगर ये स्केल ऐसे बेंड हो रहा है तो हम बोलेंगे नॉर्मल ये ऐसा बेंड हो रहा है, स्केल वाइट वाला ये इधर से इधर हो रहा है, हेंस ये इमेजिन हो रहा है आपको, ये इमेजिन हो रहा है। हेंस अगर मैंने बोला कि पहले नॉर्मल सीधा था अब टेढ़ा हो गया ना, तो ये एंगल तो एक्चुअल में ऐसे बनाएगा, हेंस इधर वाला एंगल बनेगा, हेंस थीटा विल बी दिस एंगल। और भी बहुत सारे मेथड है आप कर सकते हो। इफ यू कैन इमेजिन कि देखो ये थीटा है तो हम बोलेंगे ये थीटा है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा है और ये स्ट्रेट लाइन है, हमने यहां से भी अगर स्ट्रेट लाइन बनाया तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। अब हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे टोटल तो 90 है, सो इट विल बी 90 माइनस थीटा। अब ये भी एंगल थीटा पे है, 90 पे है, तो ये वापस क्या हो जाएगा, थीटा। ऐसा एक मैथ्स में होता है, देखो वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये मिला थीटा, ये समझा थीटा कैसे आया, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब ये थीटा आ गया, अब थीटा के बाद ये क्या रहेगा, ये 90 माइनस थीटा, है ना। और ये एक्चुअल में ये दोनों परपेंडिकुलर थे ना, तो ये तो 90 था, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा, थीटा, है ना। तो ये अगेन 90 माइनस थीटा, बस इतना जरूरत नहीं है, अब सिर्फ थीटा निकाल लो काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमको समझ में आ गया, तो हमने बोला कि हम सिर्फ इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में रखेंगे, तो हमने बोला यार ये क्या था, n था, तो ये क्या हो जाएगा, जिसके ये पहले ये क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे जिसके साथ थीटा उसके साथ cos थीटा, तो ऊपर आ जाएगा n cos थीटा,
है ना, ये इसका, और ये इधर इधर क्या आ जाएगा, आई कैन से एन साइन थीटा। एक्चुअली जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, बट किसका कॉस थीटा, रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट इज एन। वैसे सिमिलरली यहाँ पे क्या था, आई हैव टेंशन, सो टेंशन का क्या हो जाएगा, इट विल बी थीटा के साथ जो रहेगा उसको बोलेंगे टी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा टी साइन थीटा, है ना। नाउ इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे हो गया। अब तो एकदम सिंपल हो गया है, कुछ काम नहीं है अभी तो हम बोलेंगे फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम यहाँ पे इसका नेट फोर्स निकालते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर इज नेट फोर्स, या फिर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स लिखूं मैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब ये वाला फोर्सेस, तो ये सब चीज को भूल जाने का। एंड आई नो कि आपको समझ में आ गया कि यार इसको स्प्लिट किया मतलब ये तो गायब हो गया, मतलब ये तो यार ये वाला तो गायब हो गया, और इसको स्प्लिट किया तो ये वाला भी गायब हो गया। सो जस्ट ड्रॉ ऐसे कि मैं, आपको पता है कि ये गायब होने वाला है, आप ऐसे समझने का ट्राई करो, हम इसको कट नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, हम बोलेंगे इधर क्या है एन साइन थीटा, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, टी कॉस थीटा। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर इज एन साइन थीटा इज इक्वल टू, आई कैन से टी कॉस थीटा, है ना, और ये आ गया मेरे को एक फर्स्ट पॉइंट, है ना। अब सिमिलर वे में हम क्या बोलेंगे, नेट वर्टिकल फोर्स, हम क्या बोलेंगे, बैलेंस कौन कर रहा है, सिर्फ टी साइन थीटा नहीं, अब सिर्फ एन कॉस थीटा नहीं, एक्चुअल में वो दोनों फोर्स ऊपर है ना, हैंस ड्यू टू विच ये बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों फोर्स ऊपर है, हैंस हम बोलेंगे इधर क्या आ जाएगा, दोनों का एडिशन, आई कैन राइट डाउन हियर इज एन कॉस थीटा प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू, बैलेंस कौन किया, एम जी, ठीक है। सो ये ऐसे करके मुझे एक वैल्यू मिल गया, और मैं इसमें जैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा, इफ आई हैव गिवन विद द थीटा, तो मैं थीटा डालूंगा डायरेक्टली, एन डालूंगा और मुझे टी मिल जाएगा, या ऐसे करके हम सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट मेथड टू सॉल्व दिस वेज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, इसको हम वेज बोलते हैं, वेज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। अब ऐसे एक मेथड 2 देखते हैं हम, तो मैं इधर ही मेथड 1 लिख दूं, ये है मेरा मेथड 1। अब फॉर माय मेथड 2 हमको समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अभी हम देखो, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक नॉर्मल एक्सिस में कन्वर्ट किया, नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस में कन्वर्ट किया, बट नाउ विल कन्वर्ट दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस अलोंग द प्लेन। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर एज नेम, ऐसा कुछ नाम होता नहीं है बट ऐसे लिख देता हूं मैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस अलोंग द वेज, मतलब ये अलोंग द वेज मतलब ये ऐसे वाले में। हाँ, अब देखो हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं सिमिलर में हम एक पॉइंट लेंगे, है ना, और अब जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले तो हम इसका डायग्राम बना देते हैं। तो नीचे कितना आ रहा है, आई कैन से नीचे आ रहा है मेरा एम जी, ऊपर कौन आ रहा है, इधर आ रहा है मेरा नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे कौन आ रहा है, टेंशन, है ना। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी डीप मैनर कि हुआ क्या एक्चुअल में। अब देखो हमने पहले वाले में इन सबको एक एक्सिस में लिया था तो हम ऐसे देख रहे थे, बट अभी हमें अलोंग द वेज देखना है, मतलब हमें ये वाला एक्सिस कोऑर्डिनेट समझना है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ही शिफ्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक्स एक्सिस विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड वाई एक्सिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। इमेजिन हो रहा है क्या हो रहा है, देखो मैं बताता हूं आपको। हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाले को एक्सिस कंसीडर करेंगे और ये वाले को वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे। एंड सीधे को हमने इधर से सीधा किया ना, ये एक्चुअल में इसको, ये जो सीधा है एक, उसको हम टेढ़ा करेंगे उस एंगल में। सो आई कैन से दिस विल बी माई mg या फिर दिस विल बी माय फोर्स। इसको स्प्लिट करना पड़ेगा और एक इधर एक एक्सिस, इसका एक एक्सिस इधर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको स्प्लिट किया है। सो नाउ यू कैन, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि यार हुआ क्या। ये देखो इधर, इसमें देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस सीधा है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ही चेंज हो रहा है, गेटिंग इट। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ही चेंज हो रहा है, तो हमें उस मेथड में, उस मैनर में याद रखना है। अब मुझे बताओ, पहले वेट नीचे था, अब हमने इसको शिफ्ट किया ना इस एंगल पे, तो एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा? एंगल ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा?
ऑब्वियसली वेट नीचे था, वो इधर से इधर बेंड हुआ, हेंस आई कैन से दिस विल बी माई एंगल थीटा, है ना। तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, मतलब मैं बोलूं ये वाला हो गया गायब, ये रिप्लेस हो गया, तो यहां पे क्या आ गया, आई कैन से यहां पे आ गया ये थीटा, जिसके तो आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और यहां पे आ जाएगा एम जी साइन थीटा। ओके ओके, सो दो मेथड समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना है, सिंपली अब ये गायब हो गया ना, अब मैं लिखूंगा सिंपल वे में, जैसे इधर लिखा है नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स में कौन कौन आएगा, हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो ऐसा हो गया ना अभी, तो यहां पे कौन है, आई कैन से एम जी साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय टी, ये फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा मेरे को। सेकेंड पॉइंट में क्या मिलेगा, आई कैन से नेट वर्टिकल फोर्स, व्हाट विल बी नेट वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल एक्सिस तो ये वाला हो गया ना अभी, हेंस आई कैन से एन इज इक्वल टू आई कैन से एम जी कॉस थीटा। ठीक है, सो दो मेथड है होते हैं वेज वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। एक तो ऐसा है कि आप डायरेक्टली वेज को ही अपने नॉर्मल एक्सिस में कन्वर्ट कर दो, या फिर मैंने आपको नया मेथड सिखाया कि इस वेज वाले के प्लेन में आप एक्सिस को कन्वर्ट कर लो। तो हमने क्या किया, ये वाला भी एक मेथड देखा, ये वाला भी एक मेथड देखा। अब सर चलो ठीक है, दोनों हमको समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, हम कौन सा यूज करें। आई गिव यू एडवाइस, मोस्टली आंसर इससे भी सॉल्व हो जाएंगे, बट take my advice and you practice in that manner that you can solve by my method 2। ठीक है, कि हम coordinate axis को इसी plane में convert कर रहे हैं। will let you know, will let you understand कि हुआ क्यों, वो हमने वो axis में क्यों convert किया, हम जल्दी देखेंगे आने वाले अपकमिंग lectures में। बट अब अभी के लिए याद रखो कि उस wedge में along में हम उसको axis को convert करेंगे। sometime it will be difficult कि यार उस wedge में ज्यादा forces create हो रहे हैं, इस wedge में कम forces create हो रहे हैं, बट प्लीज ट्राई करो कि आप सेकेंड मेथड यूज करो। ठीक है, ठीक है, सो आई जस्ट एडवाइस यू टू गेट दिस इन प्रैक्टिस इन मेनी मोर टाइम्स, कि आप जितना टाइम हो तो आप जितने टाइम सॉल्व करो कोई भी न्यूमेरिकल, आप प्लीज और प्लीज मेथड 2 से सॉल्व करना। ठीक है, सो नाउ इट विल बी इजी, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ पॉज, आप उसको एक नोटबुक में लिखो अच्छे से, और उसके साथ साथ में सॉल्व करेंगे। सो आई जस्ट गिव यू सम वेट, हम इस पे न्यूमेरिकल देखने की, इस पे मैंने मास का वैल्यू दिया तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मास का वैल्यू दिया, कुछ एंगल दिया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एंड विल गेट द आंसर। ओके ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो मैंने डायग्राम वही रखा है, मैं सिर्फ इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, आप देखना अच्छे से। ठीक है, सो आई जस्ट राइट डाउन हियर एज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस मेथड, आई कैन से वेज टाइप न्यूमेरिकल। अब इसको हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे मास दिया है 5 kg, ठीक है, और एंगल दिया है फॉर एग्जांपल 30 डिग्री। ठीक है, अब हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि हुआ क्या। अब सिमिलर वे में हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो उसके लिए पहले मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लॉक लिया, दिस इज जस्ट अ रेफरेंस ब्लॉक, आपको उसे रेफरेंस ब्लॉक नहीं लोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली पॉइंट से सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, बट फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ब्लॉक बनाते हैं। तो मैंने बना दिया, वेट तो लग रहा है नीचे। सो फर्स्ट स्टेप, यू जस्ट ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, जो रियल फोर्सेस जो यहाँ पे दिख रहे हैं, पहले वो ड्रॉ कर लेने का। तो पहले मैंने बनाया इधर एक नॉर्मल, यहाँ पे बनाया मैंने एक टेंशन, सॉरी अच्छे से बनाते हैं टेंशन। अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे। सो आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। अब देखो ध्यान से, अभी हमने बोला कि हम सीधे वाले ऐसे मेथड 1 से करें कि मेथड 2 से करें, हम करेंगे बाय मेथड 2। अब देखो मेथड 2 से करेंगे तो मैं बोलूं ये वाला प्लेन ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इसके साथ, तो ये हो जाएगा mg। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये mg है तो ये क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे यहाँ पे बनेगा एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा mg, आई कैन से cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा mg sin थीटा, है ना, और ये तो नॉर्मल ही है और ये तो टेंशन है ही। नाउ वी आर जस्ट ऑफ टू सॉल्व द गिवन वैल्यू।
कि एग्जैक्ट आंसर आता कितना है। सो हमने बोला कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे नेट, कभी भी आप हॉरिजॉन्टल से चालू करो चलेगा, वर्टिकल भी चालू किया और अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको इक्वेशन 1 दे दो, फिर इक्वेशन 2 सॉल्व करो, आपको आंसर आने लगेगा। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर इज नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स लग रहा है, हमने बोला है हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला एक्सेस हो गया ना अभी, मतलब ये पहले सीधा था, हमने उसको टेढ़ा कर दिया अलोंग द प्लेन। तो टेंशन, आई कैन से टेंशन इज बैलेंसिंग माय एम जी साइन थीटा, है ना, और हमें एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री एंड मुझे मास दिया हुआ है 5 kg। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, सो इट विल बी 5 इंटू जी रखता हूं मैं और ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। सो ये हो जाएगा 50 इंटू साइन 30 इज हाफ, सो इट विल गिव मी 25 न्यूटन। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि टेंशन कितना आ गया, I can just write down here as tension is equal to 25 न्यूटन, मतलब इधर का जो टेंशन है वो कितना हो गया 25 न्यूटन। अब हम करेंगे मेरा नेट वर्टिकल फोर्स। नेट वर्टिकल फोर्स में क्या आ जाएगा, ये वर्टिकल वाला है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया ना, स्ट्रेट का ऐसे कर दिया तो ये वर्टिकल में ये आ गया, हेंस आई कैन से n इज बैलेंसिंग बाय mg cos 30 डिग्री। सो m कितना है, मास तो वही है ना 5 kg, इधर भी 5 kg, सो इट विल बी 5 इंटू 10 इंटू cos 30 विल बी आई कैन से √3/2, है ना, तो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने बोला ये गया ये गया, ये 5 आ गया, तो 25 इंटू √3। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ √3, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में √2 का वैल्यू बताया था, तो √3 का वैल्यू 1.732 होता है। अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, बट अगर आप ऐसे भी रख दोगे तो भी चल जाएगा। सो इट विल बी 25 √3 रख देता हूं मैं। ये मेरा क्या आ गया, नॉर्मल फोर्स, एन ये न्यूटन नहीं है, ये मेरा नॉर्मल फोर्स है, तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, आई कैन से 25 √3 न्यूटन। इजी है, इजी है, ये मेथड से सारे मोस्टली आंसर सॉल्व हो जाते हैं। ओके, एक बार वापस, ये क्या है, मास है m, ये नॉर्मल है, ये टेंशन है, नीचे क्या है mg, हमने रिजॉल्व किया इन द डायरेक्शन ऑफ द वेज, तो डायरेक्शन ऑफ द वेज किया तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अब ये x ऐसे बन रहा है, तो हमने बोला नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गया अलोंग द वेज, और नेट वर्टिकल फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द वेज। सो एक ले लो स्क्रीनशॉट और सॉल्व करो साथ में। ओके, सो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हम सब लगाने का ट्राई करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, वेट्स तो रहेगा भाई, वेट्स कर रहे हैं तो ये हो गया मेरा प्रॉपर वेज, ठीक है। दिस विल बी एट सम एंगल, दैट इज फॉर एग्जांपल हम अभी 45 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसी एंगल आप दिख नहीं रहा 45 बट 45 अज्यूम कर लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक पुल्ली लगा देते हैं। पुल्ली मतलब समझता है, पुल्ली मतलब जो रोल होता है, जो ऐसा पानी खींचने के लिए वेल में होता है, उसको हम पुल्ली बोलते हैं। पुल्ली के अलोंग मैंने एक ऐसे वायर लिया और यहाँ पे मैंने एक मास लगा दिया, इसका वेट है 3 kg। अब वैसे ही मैंने यहाँ से एक स्ट्रिंग लिया, घुमाया पुल्ली के ऊपर से, और मैंने एक यहाँ पे जो हमारा एक्सिस है उसके अलोंग एक स्ट्रिंग टाई किया और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया। इस ब्लॉक का मास है 5 kg, ठीक है। अब 5 kg यहाँ पे है, और अभी मुझे बोला है द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम का मतलब यार न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगेगा, क्योंकि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम है, ना बॉडी इधर मूव करेगा ना बॉडी नीचे आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब उधर रुका हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का वैल्यू निकालना है। सो हमें यहाँ पे निकालना है टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है।
So I just write down here is find P and N. ठीक है, टेंशन एंड द नॉर्मल रिएक्शन बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं हम विद द मेथड 2। तो सबसे पहले देखो, कभी भी सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप इतना अंडरस्टैंड कर लेना कि हमें एक चीज हमने बहुत पहले से पढ़ी है और सब चीजें अप्लाई हो रही है। देखो हमने बोला स्ट्रिंग एक तो टेंशन एक, स्ट्रिंग तो एक ही है ना, सो टेंशन विल बी 1। हैंस हमने बोला कि यार जितना ऊपर टेंशन लगेगा तो हम एक्स बनाएंगे ना, तो इधर भी टेंशन लगेगा, और ये स्ट्रिंग सेम है तो इधर भी एक्स बनेगा, इधर भी टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी, है ना, तो टेंशन विल बी सेम। तो ये पुराने जैसा न्यूमेरिकल हो गया कि यार वहां पे सिर्फ ऐसा सरफेस था जो उसको ब्लॉक जो पुल करा था, बट यहाँ पे जो टेंशन रहेगा वो यार यहाँ से किधर से मिल जाएगा। सो इन सिमिलर मैनर ये बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी पे वेट कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है। हेंस आई जस्ट राइट डाउन हियर एज सॉल्यूशन, इधर चालू करता हूं मैं सॉल्यूशन चालू करते हैं। सॉल्यूशन के लिए मैंने बोला फॉर ब्लॉक 3 kg, ठीक है, मैं M1 M2 नहीं बोला है, मैंने 3 kg लिया तो मैंने डायरेक्टली 3 kg ले लिया। आप इसको M1 इसको M2 बोल सकते हो और आप फॉर ब्लॉक M1 या M2 भी लिख सकते हो। मैंने 3 kg लिख दिया। अब 3 kg के लिए हमने बोला यार इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक FBD, बॉडी का मास कितना है, आई कैन से 3 kg। अब मैंने यहाँ पे एक ऐसा बनाया, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। ऊपर कितना है, हम बोलेंगे ऊपर है मेरा टेंशन T, नीचे क्या है, आई कैन से M into G, where M is my 3 kg, so I just write down here as I can say ऊपर कितना है टेंशन, इधर कितना है, आई कैन से mg। कोई एंगल पे नहीं है, इसके लिए यहाँ पे साइन या कॉस नहीं आया, स्ट्रेट है ना, बट ये वाला इंक्लाइन पे है तो यहाँ पे जरूर आएगा, बट यहाँ पे नहीं आया। सो हमें टेंशन मिल गया कितना, आई कैन से 5 into 10, टेंशन आ गया ना कितना, 50 न्यूटन। तो एक आंसर तो आ गया टेंशन का, मतलब टेंशन कितना आ गया, आई कैन से 50 न्यूटन। तो ये वाला टेंशन भी कितना हो गया, इधर भी टेंशन कितना खत्म हो गया 50 न्यूटन देकर, है ना। अब क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन। तो अभी नॉर्मल रिएक्शन के लिए मुझे बनाना पड़ेगा, इससे भी लाइन बना रहा हूं मैं, इससे बना देता हूं। अब आई कैन राइट डाउन हियर एज फॉर ब्लॉक 5 kg, M1 बोलो तो M1 लिख देना, M2 बोलो तो M2 लिख देना, मैंने 5 kg लिख दिया। अब हमने देखा कि इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमको, FBD। सो आई जस्ट ड्रॉ FBD। अब हमने बोला वेट किधर है, इट इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज mg। इधर क्या आ जाएगा, नॉर्मल, ये ऐसा आ गया नॉर्मल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैन राइट डाउन हियर एज टेंशन T। और हम क्या करेंगे, हम इसको रिजॉल्व करेंगे अलोंग द एक्सेस, मतलब या कोऑर्डिनेट एक्सेस अलोंग द वेज। ये वेज के अलोंग करेंगे तो हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, हेंस ये इधर रिजॉल्व हो जाएगा। जस्ट आई एम नॉट ड्रॉइंग विद द माय ब्लू मार्कर, आई जस्ट ड्रॉ विद दिस मार्कर ओनली। ये हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा मेरा, आई कैन से ये आ जाएगा मेरा, हमने बोला थीटा इधर आएगा कि इधर आएगा, तो हमने बोला पहले ऐसे था अब ऐसे बेंड हुआ, पहले सीधा था अब ऐसे बेंड हुआ, हेंस दिस इज माय थीटा। हेंस ये क्या हो जाएगा, आई कैन से ये मेरा रिजल्टेंट दैट इज माय mg, जिसका थीटा उसके साथ cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा mg sin थीटा, है ना। और ये हो जाएगा सिंपल, थीटा इज 45 डिग्री। अभी हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने का है विद आई कैन से माय नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्सेस है, हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, अब ये हो गया, तो हम बोलेंगे एक्चुअली टेंशन, ये जो मेरा T है, T is balancing my mg sin theta, where m is my 5 into 10 into sin theta is, I can say sin 45 degree, so T is equal to I can say 50, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, है ना, ये तो सिंपल है। अब यार ये हो गया एक्चुअल में 50 डिवाइडेड बाय √2। अब हमें पता है जब भी डिवाइड में रूट होता है तो नहीं चलता, हम ऊपर लाके रूट छोड़ सकते हैं, तो हमने डिवाइड के लिए हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, मैथ्स में किया है हमने। सो ये √2 into √2 is 2, ऊपर आ जाएगा 50 √2, so 2 1s are 2 25s are, hence it will be 25 √2, hence ये क्या मिल जाएगा मेरे को, टेंशन इन न्यूटन।
गेटिंग माय पॉइंट, टेंशन आ गया। अब सेकंड वाला देखते हैं। सो हमने बोला देखो इसके बाद नीचे लिखना आप, ठीक है, साइड में नहीं लिखियो, मेरे पास जगह नहीं है। नेट वर्टिकल फोर्सेस, नेट वर्टिकल फोर्स क्या हो गया, आई कैन से नेट वर्टिकल फोर्स मतलब ये वाला है, एंड हियर इज एन, दैट इज माय नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंसिंग माय एम जी कॉस थीटा। तो n माय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज बैलेंसिंग माय m, दैट इज माय 5 इंटू 10 इंटू कॉस इज कॉस 45। अरे तो सिंपल हो गया, सेम वाला हो गया पुराने वाला, एंड हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। एंड ये देखो डायरेक्टली आ गया 50 रूट 2 से रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, एंड इट विल गेट 25 रूट 2 न्यूटन। ये क्या आ गया मेरा नॉर्मल रिएक्शन। हेंस अगर आपको याद है लास्ट लेक्चर तो हमने बोला था रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। अगर आपको एमसीक्यू में दिया तो भी आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, या फिर अगर आपको डायरेक्टली रूट 2 में वैल्यू दिया तो रूट 2 में आंसर निकाल सकते हैं। सो गेटिंग इट, आई थिंक इट इज वेरी सिंपल, है ना, बहुत इजी था ना। सिर्फ इधर हमने क्या देखा, इधर क्या इंटरेस्टिंग था लास्ट वाले से, वहाँ पे हमने यहाँ पर रूफ लिया था और रूफ से डायरेक्टली एक थ्रेड टाया था, स्ट्रिंग टाया था, बट यहाँ पे क्या किया हमने, इसको घुमा के पुल्ली डाल दिया बीच में और ये मास इधर आ गया, बट स्टिल दे आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब जितना मास नीचे खींचेगा उतना टेंशन ऊपर क्रिएट होगा, और वही टेंशन घूम के इस पे भी लगेगा। अगर मुझे बताओ, अगर ये बॉडी अगर ये बॉडी का मास ज्यादा होता तो नीचे आ जाता, ये बॉडी नीचे खींचता, और बॉडी नीचे खींचता मतलब बॉडी चलने लगता, तो हमारा फर्स्ट लॉ नहीं होता वहाँ पे। हम वहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं कंसिडर करते, हम वहाँ पे नेट फोर्स कंसिडर नहीं करते, नेट फोर्स जीरो कंसिडर नहीं करते, है ना, बिकॉज इट इज इन मोशन ऑब्वियसली। अगर ये ज्यादा होता तो इधर मूव करता, बट दे आर इन इक्विलिब्रियम, हेंस हमने इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन करे हैं अभी तक। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द वेज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। इसके बाद वाला एक और ब्लॉक वाला एक ब्लॉक ओवर ब्लॉक डायग्राम आता है, वो बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज वेरी सिंपल। बस ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सो आई एम इट इज टेकिंग सम टाइम टू डाइजेस्ट कि सर ये हुआ कैसे, ये कितनी सारी चीजें नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप रेगुलर हो जाओगे इससे, आपको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे ना इस पे, तो आपको मजा आएगा, अरे ये तो किया हुआ है हमने। सो हमको क्या करना है, हमको आज ही इसको नया नहीं रखना है, आज से ही इसको पुराना बनाना है। हमने बहुत पहले किया है, ये तो बहुत बार किया है, टेंशन ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट, इजी है। देखो फर्स्ट लॉ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग, बट वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बाय द फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ में हम इसी चीज को मोशन देखेंगे, सेम डायग्राम रहेगा, बस इसमें मूव कर रहा होगा कोई ना कोई, एंड दैट विल बी इंटरेस्टिंग। तब मैं आपको बोलूंगा ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहा और ये मूव करेगा, तो वहां पे कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। सो ट्रस्ट मी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वाला पार्ट और सिंपल है, बस थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ और देखो इधर अच्छे से, ठीक है। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ पॉसिबल, इफ यू आर डूइंग इन योर ऐप, दिस इज नॉट पॉसिबल टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आई एम सो सॉरी। और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप पॉज करके इसको लिखो बुक में, अंडरस्टैंड करो, नहीं समझा बैक जाओ वापस देखो, और फिर भी नहीं समझा तो यार धर्मेश सर इज ऑलवेज अवेलेबल 24/7, कभी भी कॉल करो, आई एम रेडी, ठीक है। तो जस्ट देखो एक बार, सिंपल है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इजीली कर सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज नेम्ड एज, ऐसे ही हमने नाम दिया है ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ब्लॉक ओवर ब्लॉक। अब ब्लॉक ओवर ब्लॉक में एकदम सिंपल है, हम ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखेंगे और हम उस पे नॉर्मल रिएक्शन, और हम देखेंगे कि उस पे फोर्सेस कैसे लग रहा है। सो सबसे पहले देखो यार, हमने सबसे पहले किया स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस। इसमें स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग से दूसरा ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रिंग से एक मास, उसके नीचे एक मास, उसके नीचे एक मास, जैसे मास लगा के रखे थे। उसके बाद हमने वेज वाला देखा, वेज वाले में एक इंक्लाइन प्लेन होता है, उस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और उस पर हमने टेंशन भी लिया, स्ट्रिंग भी लिया, और हमने वेज वाला एक एंगल में कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के सॉल्व किया। अब जो थर्ड टाइप है दैट इज ब्लॉक ओवर ब्लॉक। ब्लॉक ओवर ब्लॉक इज वेरी सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैंने क्या किया, मैंने एक रूफ ले लिया, जस्ट ड्रॉ फ्रॉम द टॉप, इधर से करते हैं, इधर क्या रहेगा ब्लॉक ऐसा, ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा से और इसका ठीक है। तो मैंने दो ब्लॉक बना दिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने बहुत बड़ा डायग्राम बनाया है, आपको इजीली विजिबल हो इसलिए।
सो अगर मैंने बोला इसका मास छोटा m है और इसका मास बड़ा m है, ठीक है, कैपिटल M एंड स्मॉल m, ठीक है, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन देखा, बिकॉज दिस बोथ ब्लॉक्स आर डिफरेंट ब्लॉक्स। सो यार अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग ऑब्जेक्ट लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा m बोलेगा, छोटा m क्या बोलेगा कि मेरा वजन नीचे लगाएगा, इस पे mg लगेगा, वो नीचे लगेगा, तो नीचे वाला सरफेस क्या बोलेगा, ये सरफेस बन जाएगा ना इसके लिए, ये सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन देगा। हेंस अगर मैंने एक छोटा मास लिया और एक नीचे बड़ा मास लिया, तो फॉर आर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई जस्ट राइट डाउन हियर एज, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा और वो नॉर्मल रिएक्शन को मैंने नाम दिया है n बिटवीन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक। और अगर मैंने बोला कि ये सरफेस के बीच में मैंने नॉर्मल रिएक्शन देखा तो क्या लिखेंगे, तो हमने बोला अगर एक बड़ा ब्लॉक है और ये नीचे का सॉलिड सरफेस है, फिर फ्लोर है, तो मैंने इसको दिया नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर, या फिर आप सरफेस भी बोल सकते हो, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई जस्ट रिटन यस n बिटवीन एंड n सरफेस। नेक्स्ट टाइम से मैं n1 n2 n3 लिखूंगा या फिर n डैश n डबल डैश n ट्रिपल डैश लिखूंगा, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को ये समझ में आ गया। अब जैसे अगर आपको स्ट्रिंग याद है, तो स्ट्रिंग में हमने बोला था कि ब्लॉक के नीचे ब्लॉक लटक रहा था, है ना, ऐसा ब्लॉक के नीचे ब्लॉक, ब्लॉक के नीचे ब्लॉक। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, ऑलवेज स्टार्ट विथ द फ्री एंड। क्या बोला था, आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, ऑलवेज स्टार्ट विद द फ्री एंड। फ्री एंड मतलब जो लास्ट ब्लॉक होता है वहां से स्टार्ट किया था, 1 2 और फिर 3 तक गए थे। अब इन सिमिलर मैनर यहां पे फ्री ऑब्जेक्ट कौन सा है, नीचे वाला है कि ऊपर वाला है, हम बोलेंगे द फ्री ऑब्जेक्ट इज द स्मॉलर वन विच इज ओवर द बिगर वन, है ना, ये फ्री है ना, मतलब ये सिर्फ वेट लगाएगा, इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, बट इसके ऊपर टेंशन है, टेंशन सिमिलर है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस वही है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, कुछ अलग वे में वही चीज पढ़ रहे हैं। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सारे गा मा पा सुर ताल तो एक ही होता है, बस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग वे में अपन प्ले करते हैं, तो वैसे ये भी है। देखो, तो अभी हम बोलेंगे, आई जस्ट राइट डाउन हियर एज फॉर, या फिर मैं बड़ा सा लिखता हूं, फॉर ब्लॉक m स्मॉलर m, क्या हो जाएगा, हमने फ्री एंड से चालू किया, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक FBD बनाया। FBD में हम बोलेंगे इसका मास कुछ m है और इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो हमने बोला नीचे लगेगा mg और ऊपर क्या लगेगा, हम बोलेंगे ऊपर कौन सा फोर्स रहेगा, अरे नॉर्मल रिएक्शन ना, मतलब ये ब्लॉक पे अगर mg नीचे लग रहा है तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और जिसको हमने n बिटवीन बोल दिया। यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये ऊपर लग रहा है, इसके लिए ब्लॉक इधर है, अदरवाइज ये mg के साथ वो ब्लॉक भी नीचे आ जाता। तो हमने बोला ऊपर कौन लग रहा है, आई कैन से n बिटवीन, तो मैं इधर n भी लिखूं चलेगा, ठीक है। सो अभी बैलेंस कौन हो गया, आई कैन से nb इज इक्वल टू mg। So for the next block, I just draw here for my block capital M. अब जब कैपिटल M की बात करेंगे तो कैपिटल M हम क्या बोलेंगे, हमने बनाया FBD, बना लिया FBD, उसको बोला बड़ा M, मास M, और इस पे मैंने बोला वेट लग रहा है नीचे और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, हेंस वेट कितना है, आई कैन से M इंटू जी, और नॉर्मल रिएक्शन आएगा n, और ये n कौन सा रहेगा, ये n रहेगा बिटवीन द सरफेस या बिटवीन द फ्लोर एंड द कैपिटल मास m, है ना। तो ये आएगा ना n सरफेस का, क्योंकि ये ब्लॉक तो नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक तो नीचे जाना चाहता था, रोक के कौन रखेगा, हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस, है ना। तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा ns, है ना। तो अभी ध्यान से देखना, एक चीज समझो, अब हमने बोला कि एक लॉजिक है, देखो इस पे मास m था तो सरफेस कुछ फोर्स लगाएगा, बट इसके ऊपर एक और मास आ गया तो सरफेस डबल फोर्स लगाएगा। या फिर आप ऐसे अंडरस्टैंड करो, देखो इधर से ये मास m था तो mg नीचे लगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर दिया,
जब मैंने ब्लॉक पे फोर्सेस देखा था, तो ये ब्लॉक पे फोर्स कौन सा आया, नीचे सरफेस का आया। बट जब मैंने इस ब्लॉक को देखा तो हमने बोला था एफबीडी के कुछ तो रूल होते हैं, और रूल क्या बोलता है हमको कि जो मास m है मेरा बड़ा, अब इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ कैपिटल M। अब कैपिटल M पे फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, हम बोलेंगे mg लग रहा है, नहीं, एक्चुअल में क्या लग रहा है, एक्चुअल में ये सरफेस के लिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर था, इसको हमने बोल दिया n बिटवीन लिखा है ना। इन सिमिलर मैनर जो वेट लग रहा है वो एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन का ऑपोजिट रहता है, या फिर हम बोलेंगे अलोंग द नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको क्या फील होगा, इसको वेट फील नहीं होगा, एक्चुअल में इसको फील क्या होगा, इसका ऑपोजिट। अगर ऊपर n लग रहा है तो नीचे भी n लगेगा, हेंस दैट इज बैलेंस्ड, और वो n का वैल्यू mg है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेंटेंस, ध्यान से सुनना। ऊपर के नीचे क्या था, वेट था mg, उसको बैलेंस करने के लिए कौन आया, हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, तो nb ऊपर लगा। अब जब मैंने इसकी बात की बड़े m की, तो बड़ा m क्या बोलेगा, मेरे पे कौन सा फोर्स आ रहा है, हमने बोला ऊपर अगर nb लगा होगा तो नीचे भी क्या लगेगा, nb लगेगा, है ना, nb लगेगा। और मतलब कोइंसिडेंटली nb का वैल्यू mg है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? देखो आप ट्राई करो इसको अंडरस्टैंड करने का, अदरवाइज आप सिंपली ऐसे याद रखो कि नीचे क्या आएगा, नीचे तो वेट आने वाला है mg, इस मास पे m है, इस पे एक और mg भी लगेगा ना, हेंस ये आ जाएगा इधर एक और, आई कैन से ये nb लग रहा है, एंड विच इज इक्वल टू mg। या फिर डायरेक्टली याद रखो कि इस पे कितना वजन आएगा, हम बोलेंगे m प्लस m, है ना, वो जाने वाला है। देखो हमने बोल दिया ये, तो हमने क्या बोला, ये एक्चुअल में nb लग रहा है नीचे डायरेक्शन में, हेंस हम क्या बोलेंगे, ns जो ऊपर जा रहा है दैट इज इक्वल टू nb प्लस mg, सॉरी कैपिटल M इंटू जी। हेंस nb कितना है, फ्रॉम 1 आई कैन से छोटा m इंटू जी प्लस m इंटू जी, हेंस इट विल बी g कॉमन, तो ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस m इंटू जी, और ये आ गया ns। ठीक है, और शॉर्टकट तो ऐसा ही है ना कि कितने भी ब्लॉक हो, आप नीचे वाले ब्लॉक के लिए सारे वेट ऐड कर लो, मतलब नीचे वाले नॉर्मल रिएक्शन के लिए सारे वेट ऐड कर दो। इधर बोला तो सिर्फ कितना है, इधर बोला फॉर एग्जांपल इधर 2 kg है, तो इधर आ जाएगा 2 kg, 2g आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, इधर 2 है इधर 3 है, तो ये हो जाएगा 5। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल है। देखो इधर ये पहले फ्री हैंड से चालू करने का, और फ्री हैंड में बोला mg नीचे लग रहा है क्योंकि अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है, और ये ब्लॉक क्या करेगा, उसको नीचे आने नहीं देगा, तो नॉर्मल रिएक्शन nb देगा। फॉर ब्लॉक कैपिटल M ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि मेरे पे वेट mg लग रहा है नीचे डायरेक्शन में, और नीचे से सरफेस को बैलेंस कर रहा है n बिटवीन द सरफेस ns बैलेंस कर रहा है। बट एक और चीज तो इस पे वजन लग रहा था, तो ये क्या करेगा, ये इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। हेंस हम इस ब्लॉक पे क्या बोलेंगे, अगर ऊपर n लग रहा है तो नीचे भी इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, n लग रहा है। तो मैं बोलूं ये nb किसका है, या पे समझ में आया तो मैं ऐसे लिख दूं, ये nb किसका है, हम बोलेंगे ये nb है, दिस आई कैन से नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन m बाय कैपिटल M। किस पे लगा, ऑन द ब्लॉक, nb ये वाला लगा, तो ये वाला क्या रहेगा, मैं इसको नीचे लिखता हूं, क्या लिखेंगे हम, आई कैन से दिस इज नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन, आई कैन से किस पे लगा ये नॉर्मल फोर्स, हम बोलेंगे बड़े m पे, बाय माय स्मॉल m। अब समझ में आ रहा है? अभी हम बोलेंगे, अगर हम अभी सिंपल हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए, कि अगर मैंने बोला छोटे m की बात की, तो छोटे m की बात की तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, और छोटे m पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ऑन m बाय m, दैट इज ऊपर वाला डायरेक्शन में, और ये तो हमने बोला था वेट नीचे तो नॉर्मल रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर वेट नीचे, अगर मैंने बोला ब्लॉक इधर है तो ये नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा है, तो हमने बोला बड़े m पे कितना फोर्स लगा, तो हमने बोला nb लग रहा है। हेंस अगर nb लिखा तो बोलेंगे नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल M बाय स्मॉल m। इजी है, अंडरस्टूडेबल है। अगर फिर भी ऐसा लगा कि सर कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़े बहुत,
सो चिल करो, कुछ नहीं है। अब मैं इन 2-3 days आई टेक योर लाइव सेशन, तो आपको उसमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको अगेन एक बार ये सिंपल एक वे में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है सर फिर भी डिफिकल्ट लगा, तो सिंपल है ना, शॉर्टकट मैंने बता दिया आपको। शॉर्टकट क्या हो जाएगा, अगर मुझे यहाँ का रिएक्शन निकालना है तो दोनों के मास को ऐड कर देने का। यहाँ पे 10 मास होते तो 10 मास को ऐड करते, 2 मास होते तो 2 को ऐड करते। अंडरस्टैंडिंग और नॉर्मलाइजेशन जैसे से नीचे आओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जैसे हमारे ब्लॉक में देखा था हमने, टेंशन सबसे ऊपर कितना रहेगा, सबका एडिशन, एंड दैट इज द शॉर्टकट। तो अगर आपको कोई एंट्रेंस का या कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इजी है। इफ पॉसिबल आप पॉज लो, एक बार उसको वापस रिपीट देखो, एक बार वापस लिखो पूरा, एंड आई जस्ट गिव यू अ शॉर्ट न्यूमेरिकल, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जस्ट ड्रॉ इट फास्ट। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अब देखो सिंपल है, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट। अब हमने बोल दिया इसका मास 2 kg है, इसका मास 3 kg है और इसका मास 5 kg है फॉर सिंपल कैलकुलेशन। और अगर मैं इन दोनों के बीच में सरफेस के बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन नहीं लिखूंगा, इधर मैं N1 लिखूंगा तो चलेगा, N1 N2 और ये आ जाएगा N3। ठीक है, सो फाइंड, एक्चुअल में क्या बोलना है हमको, बोला है फाइंड N1 N2 and N3। सो ये फाइंड करने का है, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट। मैंने जैसे आपको शॉर्टकट बोला है, शॉर्टकट में क्या आना चाहिए, अगर आप दिमाग लगाओ तो मेरे को बताओ। हम बोलेंगे N1 किधर है, ऊपर, एंड ये 2 है, 2 नीचे, तो हम बोलेंगे N1 कितना हो जाएगा। मैं डायरेक्टली बोलूँ G के टर्म में आंसर लिखे, G के टर्म में, G का वैल्यू लास्ट में हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैंने बोला ये N1 ऊपर जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 2G, तो N1 आ गया 2G। इसके लिए हमने बोला N2 के लिए क्या आ जाएगा, दोनों ब्लॉक का एडिशन कितना हो जाएगा, 5G। N3 कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 2 + 3 + 5, आई कैन से 10 न्यूटन, है ना, एक्चुअल में 10G न्यूटन आ जाएगा, है ना। तो हमको मिल गया इधर 2, इधर 5 और इधर 10 आना चाहिए। ओरली हो गया। हम सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फ्री साइड। तो मैंने फर्स्ट इसका लिखा, फर्स्ट दैट इज फॉर ब्लॉक आई कैन से 2 kg। अब 2 kg के लिए मैंने ब्लॉक बनाया एक सिंपल छोटू सा। अब छोटू सा ब्लॉक बनाया तो इसको मैंने बोला नीचे कितना आ रहा है, कैन से 2G, है ना। एक्चुअल में 2 kg, तो M × G को मैं 2G लिखूं, चलेगा, समझाइए। इस ब्लॉक का मास M, इसका ग्रेविटी G, तो मैंने M को रिप्लेस कर दिया 2 से, सो इट विल बी 2G। ऊपर कितना आ जाएगा, आई कैन से N1, है ना। सो आई कैन से N1 इज बैलेंसिंग 2G, है ना। इस शॉर्ट में लिख दिया, इसको G से मल्टीप्लाई करो, न्यूटन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट के लिए देखते हैं। तुमने देखा सेकेंड वाला, फॉर ब्लॉक B या फिर 3 kg, इसको आप नाम भी दे सकते हैं, ABC करके भी चलता है, ऐसे मैंने डायरेक्टली ले लिया तो चलेगा। नाम दोगे तो नाम लिख देना, ठीक है, सिंपल। अब मैं इसका छोटा सा बनाऊंगा ब्लॉक, इसको बोला कितना G, आई कैन से इट विल बी 3G, नीचे आ रहा है। ऊपर कितना है, हम बोलेंगे ऊपर ये वाला N2, और एक मैंने बोला अगर ये ऊपर N1 लगा तो इधर भी N1 लगेगा नीचे डायरेक्शन में, हेंस ये नीचे डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, N1, है ना। अच्छे से बनाते हैं, N1, है ना। तो बैलेंस करेंगे तो इट विल बी N2 = N1 + 3G, वेयर N1 is 2G, आंसर आ जाएगा 3G और ये आ जाएगा 5G टोटल। 2G इसका और ये 3G, हेंस आई गॉट द वैल्यू एज 5G। N2 आ गया। वैसे ही आई कैन से राइट डाउन द थर्ड वैल्यू एज फॉर ब्लॉक 5 kg। सिंपल क्या आ जाएगा, सिंपल है फटाफट, mg नीचे, एक्चुअल में कितना है, ये 5 kg है ना, सो इट विल बी 5G नीचे, और ऊपर कितना, आई कैन से N3, और ये नीचे कौन आ रहा है, N2। ठीक है, अब सिंपली हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर मैं लिखता हूँ N3 इज बैलेंस्ड बाय N2 + 5G, एंड एक्चुअली N2 भी कितना है, 5G + 5G, हेंस इट विल बी 10G।
क्या आ जाएगा मेरा n3। इजी है, इजी है। अब देखो एक चीज समझो, अगर n3 को पूछा कि ऊपर कितना वजन है तो वो क्या बोलेगा, मेरे को तो सिर्फ इतना समझ में आता है कि ये 5G मेरे पे बैठा हुआ है, 5G कितना वेट लेके आएगा वो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, 5G कितना वेट दे रहा है मेरे पे, तो 5G क्या बोलेगा, मैं खुद तो दे रहा हूँ 5 किलो का, बट ऊपर से 3 और ऊपर से 2, तो खुद आ गया 10 का, 10 किलो का वजन आ गया, हेंस 10 into G। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बीच में है, ये सबके बीच में नहीं है, ये सिर्फ सरफेस के बीच में। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एंटायर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन वेरी डेप्थ, और हमने सारे टाइप के न्यूमेरिकल कर लिए हैं। हमें टेंशन वाला न्यूमेरिकल आता है, हमें वेज वाला न्यूमेरिकल समझ में आया, और आज हमने ब्लॉक ओवर ब्लॉक भी किया और टेंशन विद द वेज भी किया। सो प्लीज गो थ्रू विथ इट। आपने नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखा है तो नोटबुक में गो थ्रू करो। आई डोंट नो तुम मुझे फोटो क्यों नहीं भेजते, पता नहीं लिखते हो कि नहीं लिखते हो, आई डोंट नो, बट आप लिखोगे तो मुझे समझ में आएगा, है ना। और आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं लाइव आऊंगा, ठीक है। रिक्वेस्ट मतलब करना ही पड़ेगा, मैं आना ही पड़ेगा आपको लाइव, बट समझ में आ रहा है, गेटिंग इट, व्हाट इज दिस। I'll just solve your doubts. If you have any doubts, just tell me, let me know, या अनिल सर को बता देना अगर मुझसे थोड़ा डर लगता है तो, ठीक है। सो बता देना, तो मैं आपको एक स्पेशल लाइव लेक्चर ले लूंगा इस चीज पे, और हम फर्स्ट लॉ को अच्छे से कर लेंगे। सो इन द नेक्स्ट लॉ, दैट इज माई सेकेंड लॉ। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बट अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, मतलब नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई तो डायरेक्शन में फोर्स होगा, एंड दैट फोर्स विल क्रिएट एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, है ना। वही तो बॉडी में ऐसा फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी का स्पीड बढ़ते जाएगा, एंड बढ़ेगा मतलब एक्सेलरेशन आएगा, हेंस वही चीज तो पढ़ेंगे हम, एंड दैट इज माय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज F इज इक्वल टू ma, जो आप बोलते हो, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। आपको बहुत सारे ऐप मिलेंगे, ऐप में आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ बहुत डिटेल में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यार। और नहीं आ रहा है, जस्ट सेंड मी, मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। ओके ओके, यही सारे कॉन्सेप्ट है, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा फर्स्ट लॉ में। सेकेंड लॉ भी इस पे ही है और थर्ड लॉ भी इसी चीज़ पे है। तो हमने सारी अल्फ़ाबेट्स पढ़ लिए हैं हमारे फिजिक्स के, मैकेनिक्स पार्ट्स के, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के। तो जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो आपको कोई चीज़ नई नहीं लगेगी, ठीक है। सो जस्ट बी प्रिपेयर विद द फर्स्ट लॉ इन डेप्थ डिटेल। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, गिव योर बेस्ट।